नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार जी पर। और आज की यह परिचर्चा ग्लोबल वार्मिंग के नाम। आइए आधुनिक संसार के सबसे गंभीर संकट को समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के सतह, उसके आसपास के वायुमंडल और महासागरों के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि होने की घटना ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा इसे दी गई है। अनुमानतः 19वीं सदी के अंत से अब तक 1.62 फ़ारेनहाइट लगभग 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में औसत वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार तापमान में यह वृद्धि यूँ तो बहुत कम दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके गंभीर परिणामों को जिसे दुनिया झेल रही है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। आप पाएंगे कि पृथ्वी लगातार सूर्यताप को ग्रहण कर रही है और औद्योगिक क्रांति के पश्चात औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। यूएनईपी के आंकड़ों के तहत 21वीं सदी के अंत तक तापमान में वृद्धि 3.4 से 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। आइए ग्लोबल वार्मिंग के कारणों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। अब ये ग्रीन हाउस गैसें क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सीएफसीज और क्लोरीन ब्रोमीन के कंपाउंड आते हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों के असर की बात करें तो आप इसे यूँ समझें कि दिन में सूर्य द्वारा पृथ्वी को उपलब्ध कराए जा रहे ताप, इसका पृथ्वी पर अवशोषण होता है। रात्रि काल में पृथ्वी की सतह और महासागरों द्वारा इस ताप का उत्सर्जन होता है और उत्सर्जित ताप को वायुमंडल में कुछ मात्रा में अवशोषित किया जाता है धूलकण और बादलों के द्वारा। वैज्ञानिक शोध में यह माना गया है कि इस प्रकार से यदि ताप का अवशोषण न हो तो रात्रि के समय जो औसत तापमान हमें जीवन के अनुकूल मिलता है, हमारा रहना कठिन हो जाएगा। तापमान 0 डिग्री से नीचे भी जा सकता है। यूं तो मानव जीवन के लिए संतुलन की यह अवस्था और इसमें असंतुलन होता है ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा। ये लगातार गर्म विकिरण का अवशोषण करती है, रेडियो एक्टिव संतुलन को बिगाड़ देती है और वायुमंडल और ज़्यादा गर्म, उमस भरा होते जाता है। ग्रीन हाउस गैस का नामकरण इसका इसलिए भी होता है, आप देखे होंगे ठंडे प्रदेशों में हरे रंग की पट्टियों या कांच के अंदर पौधों को संरक्षण दिया जाता है ठंडे के प्रकोप से बचने के लिए। इसमें क्या होता है कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊष्मा को वह ग्रहण तो कर लेती है, लेकिन प्राप्त ऊष्मा को बाहर निकलने से एक अवरोध का काम करती है। इस तरह से एक गर्म भरा माहौल अंदर में तैयार रहता है। अब ग्लोबल वार्मिंग के दूसरे कारक की बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि। शोध के मुताबिक कहा गया है कि तकरीबन 90% कार्बन उत्सर्जन मानव जनित ही है। आप इसी से जनसंख्या में वृद्धि का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से सीधे तौर पर लगा सकते हैं। तीसरा फैक्टर आता है औद्योगिकरण। एक ओर जनसंख्या वृद्धि की बात होती है तो दूसरी ओर वहीं मशीनीकरण और औद्योगिकरण की घटना घटित होती है। आप पाएंगे कि इन कारखानों से निरंतर विषैले रसायन, प्लास्टिक के कचरे, धुएं इत्यादि विषाक्त पदार्थों का विसर्जन हो रहा है और इन सब का सामूहिक प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पड़ता है। चौथा कारक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण सब मिलाकर जलवायु परिवर्तन पर अपना असर डालता है। पांचवा कारक है जंगलों की कटाई। एक और आप जहां देख रहे हैं CO2 की निरंतर वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मनुष्य के प्रवास की समस्या एवं कल कारखानों की ज़रूरतों के कारण लगातार पेड़ों की कटाई जारी है। पूरे विश्व में 1% की बात करें तो इसमें कमी आ रही है। यह एक चिंताजनक विषय है, इसलिए भी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा अवशोषक ये पेड़ पौधे ही हैं और साथ ही ये वातावरण में नमी भी बनाए रखते हैं। एक तरह से प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में हरे पेड़ पौधों का सीधा योगदान है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए छठे नंबर कारक की बात करें तो ओजोन परत का क्षरण। दरअसल ये ओजोन परत क्या है? ओजोन परत वायुमंडल का वह लेयर है
जो सूर्य की ज़्यादातर पराबैंगनी तरंगों को सोख लेती है और बहुत कम ही भाग हमारे वायुमंडल में प्रवेश होता है। इस तरह से हमारे लिए एक अनुकूल दशा रहती है। लेकिन CFC गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से ओजोन परत की मोटाई में कमी आ रही है और ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर रही है। इन अल्ट्रावायलेट किरणों को यहाँ की ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर लेती हैं और सबका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर पड़ता है। सातवें कारक की बात करें तो उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल खेती के दौरान आजकल के दौर में यह प्रयोग में ज़्यादा लाया जाने लगा है। इसका भी असर ग्लोबल वार्मिंग पर देखा गया है। उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से लगातार CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि गैसों का उत्सर्जन होता है और आप इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं कि ये गैसें ही ग्रीन हाउस गैसें हैं जो सूर्य के विकिरित ताप को अवशोषित कर लेती है और एक तरह से उसे वायुमंडल में वापस बाहर नहीं होने देती है। इन्हीं परिघटनाओं से पृथ्वी के सतह के आसपास तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। ये तो हुई ग्लोबल वार्मिंग के कारणों की बात। अब इसके कुछ प्रभावों की चर्चा कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो पड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण असर ग्लेशियरों के पिघलने में। तापमान में वृद्धि होने से ग्लेशियर और हिमखंडों का लगातार पिघलना जारी रहता है और आप इससे देखेंगे कि समुद्र के जल स्तर में निरंतर वृद्धि होते जा रही है। समुद्र के तटीय इलाके और नीचे के इलाकों में बसे कई महानगरों के डूबने का खतरा विश्व में दिखाई पड़ रहा है। कहा यह भी गया है कि किसी भी विश्व युद्ध या एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने की घटना से होने वाली जो तबाही है, उससे भी बड़ी तबाही यह जल प्रलय की तबाही मचा सकती है। जल प्रलय दो रूपों में दिखाई दे सकता है। एक तो निचले इलाकों के डूबने का खतरा और दूसरा पेयजल के अभाव का एक घोर संकट। ग्लोबल वार्मिंग के दूसरे बड़े असर की बात करें तो मौसमी असंतुलन के तौर पर आप इससे वाकिफ़ हैं। आजकल की मौसमी परिघटनाएं आप देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में वृद्धि, वहीं ठंडी के मौसम में कमी, बिन मौसम बरसात तो वहीं आंधी तूफान का सिलसिला। कभी आप बाढ़, अतिवृष्टि को अनुभव करते हैं तो कहीं पर सुखाड़ जैसी दशाएं। तीसरे प्रभाव के तौर पर तूफानों के प्रकोप की अलग से चर्चा, इसलिए कि आजकल आप पाएंगे कि अत्यधिक तापांतर के कारण वायु प्रवाह के पैटर्न में बदलाव हुआ है और चक्रवाती तूफानों का प्रकोप लगातार देखा गया है। तूफान अत्यधिक शक्तिशाली एवं खतरनाक होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चौथे असर की बात करें तो कई सारी प्रजातियां विलुप्त प्राय होने के कगार पर है। मौसम की मार को ये झेल नहीं पाए। ग्लोबल वार्मिंग के पांचवें प्रभाव की बात करें तो असाध्य बीमारियों के तौर पर जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मच्छर जनित बीमारियां भी अपना असर दिखा रही है। कैंसर इत्यादि असाध्य रोगों में आजकल वृद्धि दर्ज की गई है। छठे प्रभाव की बात करें तो ओजोन परत में ह्रास। आपने पहले देखा कि यह कारण में से भी एक है और दूसरी ओर परिणाम में भी एक तरह से एक दूसरे के पूरक। ओजोन परत में कमी ग्लोबल वार्मिंग के असर को बढ़ा रहा है, वहीं ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव पड़ता है वह ओजोन परत पर विपरीत पड़ रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा में हो रही निरंतर कमी ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेवार है। इस तरह से ओजोन लेयर का फैक्टर काउजेज में से भी एक है और इफेक्ट्स में से भी। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों और इसके प्रभाव की चर्चा करने के पश्चात विश्व पर इस मंडराते हुए सबसे बड़े खतरे के उपायों की बात करें तो सबसे पहला जो प्रभावी उपाय है, पूरे विश्व को ही एक साथ प्रयास करना होगा। सभी राष्ट्रों को एक साथ मिलकर कदम उठाने होंगे और व्यापक तौर पर एक जागरूकता कार्यक्रम चलाना होगा। दूसरे उपाय की बात करें तो वाहनों और कारखानों से निरंतर उत्सर्जित होने वाले हानिकारक गैसों का समाधान ढूंढना होगा। इसी के तहत रीन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है, इनका प्रयोग बढ़ाना होगा। तीसरे उपाय के तौर पर विद्युत उपकरणों का कम से कम इस्तेमाल, एसी, फ्रिज, अधिक एनर्जी लेने वाले बल्बों का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। दूसरी ओर थर्मल एनर्जी से हमें
सौर, वायु, जल एवं जियोथर्मल एनर्जी की ओर जाना होगा। इस प्रकार के ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमें दहन ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं कार्बन उत्सर्जन की बात तो आती ही नहीं है। इसी के तहत कार्बनिक ईंधनों के प्रयोग को कम से कम करने की बात होती है, वहीं स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ाने की। और अंत में एक महत्वपूर्ण उपाय की बात करें तो प्लास्टिक कचरे का निपटान। एक तरह से प्लास्टिक को जनजीवन में कम से कम इस्तेमाल करना और इसे रिसाइकलिंग करने पर जोर दिए जाने की बात ग्लोबल वार्मिंग के उपायों के तहत ही देखा गया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया इस सबसे बड़े खतरे को लेकर चिंतित नहीं है। इसको लेकर कई सारे उपाय किए गए हैं और आगे भी करने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन UNFCCC संगठन की स्थापना होती है 1992 में। इसे रियो या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना गया और 1994 ईस्वी में इस संधि की शर्तों को 197 कंट्रीज द्वारा लागू किया गया। वहीं जलवायु परिवर्तन की यह चिंता आगे बढ़ते हुए कॉप की पहली बैठक होती है 1995 में बर्लिन, जर्मनी में। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को दूर करने के लिए एक तरह से शर्त तैयार किया जाता है और इसकी सालाना बैठक प्रत्येक वर्ष होती है। विश्व के अलग अलग देश इसकी मेज़बानी के लिए इच्छा जाहिर करते हैं और जिस वर्ष मेज़बानी के लिए कोई तैयार नहीं होता, जर्मनी के बॉन शहर में इसे आयोजित किया जाता है। जलवायु सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक औसत ताप को औद्योगिक क्रांति के पहले के स्तर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखने की बात होती है। 21वीं सदी तक वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि सीमित रखने का लक्ष्य। इसके लिए 2020 से 30 के बीच CFCs गैसों के उत्सर्जन में 7.8% कमी करने का लक्ष्य निर्धारित है। पेरिस जलवायु सम्मेलन के तहत 2 डिग्री सेंटीग्रेड सीमित रखने का लक्ष्य विश्व के देशों द्वारा मान लिया गया है और इसे बाद में धीरे धीरे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने की बात की गई है। आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल कुमार जी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।